नमस्कार बच्चों। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है यानी अलाभकारी संगठन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो पढ़ा। वो 11वीं में भी था और वो 12वीं में भी है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, जो अपन ने 11वीं में पढ़ लिया है, यानी एकाकी व्यापार की। अब एकाकी व्यापार का मतलब होता था कि ऐसा व्यापार जिसका मालिक एक हुआ करता था, उनके अपन लोगों ने अकाउंट बनाना सीखा था और अकाउंट बनाए थे। सब अकाउंट एंट्री की थी, एंट्री के बाद खाता खतौनी और जितने भी खाते बनाए थे वो लगभग एकल स्वामित्व से संबंधित थे, यानी व्यापार का एक मालिक हुआ करता था। लेकिन जब व्यापार विस्तृत होता है, बड़ा होता है और लाभ अधिक कमाने के उद्देश्य से अपन उसका विस्तार करते हैं, ब्रांचें खोलते हैं, तब एक व्यक्ति को संभाल पाना अगर असुविधा महसूस होती है तो वह कुछ लोगों को पार्टनर बनाता है, हिस्सेदार बनाता है ना, जिसको अपन लोकल की भाषा में कहते हैं सौजिया। वास्तव में इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे साझेदार और उसको इंग्लिश में बोलेंगे पार्टनर। ओके, तो आप लोग जानते होंगे कि साझेदार कब व्यापार में आवश्यकता पड़ती है, जब किसी एक व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि हमें व्यापार जो चलाना है वो विस्तृत रूप से चलाना है या हम पूर्णतः कर पाने में असमर्थ है, तब जाके वो किसी दूसरे व्यक्ति को पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट करता है। अब इनवाइट करता है, पार्टनर बनेंगे उसमें। अब जब पार्टनर बनेंगे तो वो उसमें क्या एक निश्चित अनुबंध के तहत बनेंगे। तो उस अनुबंध में जो अनुबंध बनाया जा रहा है वह अनुबंध एक निश्चित डीड के अंतर्गत होता है और एक निश्चित अधिनियम के अंतर्गत होता है, और वो अधिनियम होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। यानी 1932 में जो साझेदारी से संबंधित अधिनियम बनाया गया था, उससे संबंधित संपूर्ण बातें लागू होती हैं यदि कहीं साझेदारी की चर्चा हो या साझेदारी के द्वारा कोई व्यक्ति एक व्यापार, वैध व्यापार करता हो। ठीक है, तो अब स्वाभाविक बात है कि ये जहां साझेदारी शब्द आ गया है तो यहाँ खाते में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे हमें पूरी 12वीं क्लास में जो भी मतलब संपूर्ण लेखा शास्त्र में, अकाउंटेंसी में अपन को पढ़ना है कि साझेदारों के या कंपनी के अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, उनके अपन को किस प्रकार लेखा करना है, इन तमाम बातों की इसमें जानकारी होती है। तो क्या आप लोग जानते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932? स्वाभाविक सी बात है आप लोग नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते होंगे? अभी आप बच्चे हैं, 11वीं आपने पास की है, अब 12वीं आए हैं, तो इतना समझ पाना भी आपके लिए नामुमकिन है। क्यों? कब तक? जब तक कि आपने पढ़ा नहीं है, और पढ़ लिया होगा तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। लेकिन ये वास्तव में एक अनुबंध, यानी एक व्यापार चलाने के लिए जो व्यापार साझेदारों के द्वारा चलाया जाता है, वो एक निश्चित फर्म के द्वारा चलाया जाता है, उसे कहते हैं साझेदारी फर्म। यानी जब साझेदार इकट्ठा होकर किसी कार्य को करने के लिए एक मत हो जाते हैं, तब उसमें एक प्रकार की फर्म काम करती है, उस प्रकार, और उसे अपन क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म। अच्छा, ये तो ठीक है, साझेदारी फर्म ठीक है, समझ में है। लेकिन अनुबंध जो है, डीड है या संलेख है, वो क्या है? तो वो है कि जो वास्तव में आपका व्यापार चल रहा होता है या चलाना होता है मिलके, उनके बीच में, उन साझेदारों के बीच में एक निश्चित अनुबंध, यानी एक निश्चित कागज में शर्तें लिखी जाती हैं, वो स्टाम्प होता है।
उन शर्तों को, जो जो उसमें शर्तों का उल्लेख किया गया है, उन शर्तों के अनुसार व्यापार चलेगा, फर्म चलेगी, उनके अनुसार कार्य करेगी, वो होता है संलेख। लेकिन जरूरी नहीं है कि इतने बड़े व्यापार में हर चीज याद रहे और हम हर चीज का उस संलेख में जिक्र कर दें। कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, तो वो जो छूट चुकी हैं चीजें, उसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों को अपन को क्या करना है, पढ़ना है इसमें। और वास्तव में एक साझेदारी कहलाती क्या है? साझेदारी वास्तव में दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य लाभ को बांटना होता है। और व्यापार को चलाने के लिए या फर्म को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति या ये कह दें कि एक पार्टनर या अन्य पार्टनर हिस्सेदारी ले सकते हैं। और जब ये तीनों बातें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं तो अपन कहते हैं साझेदारी फर्म में जो कार्य किया जा रहा है वो सही है। लेकिन कुछ वैधानिक शर्तें होती हैं कि ये व्यापार है, इन्हीं पर बिजनेस होगा। शायद कोई नंबर 2 का बिजनेस में फर्म बनाए तो वो फर्म नहीं बनेगी, माना ही नहीं जाएगा। जैसे उन्होंने कह दिया गांजे की तस्करी है, उसके लिए एक फर्म बना दी, तो ये नहीं। क्यों? क्योंकि वो अवैधानिक है, इसलिए इस पर कोई फर्म नहीं बनेगी, कोई वैध नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अवैध उसका बिजनेस है। जो वैध बिजनेस होगा उसके लिए ही वैध फर्म होगी, साझेदारी फर्म होगी। ठीक है, तो इसमें जो अधिनियम है 1932 उसकी धारा 4 में ये परिभाषा दी गई है साझेदारी की। जो परिभाषा बोल रही है आपकी कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हैं जिसका उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। किनमें से? यानी जो पार्टनर्स होते हैं उनमें से किसी एक के द्वारा या उनके समूह के द्वारा या सभी पार्टनर के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे जो चीज़ें होती हैं या ऐसी बात जो जहां आ जाती हैं, तीन मतलब इससे अगर देखा जाए तो इनमें 3 बातें निकल के आती हैं। एक तो नंबर 1 कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। क्या कितने होना चाहिए? कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें यही आ गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। नंबर दूसरा आएगा इसमें कि लाभ, साझेदारों में लाभ का बंटवारा होना चाहिए, यानी लाभ का विभाजन ये भी होना चाहिए। और तीसरा है कि कोई एक साझेदार या साझेदारों द्वारा व्यापार संचालन, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा व्यापार या फर्म का संचालन ये 3 बातें बेटा इस परिभाषा से निकल कर आती हैं। अब ये 3 बातें निकल के आती हैं तो अपना क्या हो जाता है कि 2 व्यक्ति मिनिमम होना चाहिए और लाभ का विभाजन भी होना चाहिए। वो एक व्यक्ति भी चला सकता है या व्यक्तियों का समूह भी चला सकता है किसी फर्म। ठीक है, तो ये आपका साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत ये जो परिभाषा दी गई है इनमें 3 बातें स्पष्ट होती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे
अगर कोई व्यापार होता है, व्यापार को चलाने के लिए अगर संलेख बनाया गया, वो 100 रुपये का स्टाम्प बनाया गया जिसमें सभी शर्तें लिखी गई, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें कुछ बातें छूट जाएं या रह जाएं, उसका निपटारा कैसा होगा? उसका निपटारा होगा कि किसके अनुसार? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें जो प्रावधान है वो क्या है कि जैसे अगर अपन प्रावधान देखें तो 5 चीजों का प्रावधान किया गया इसमें कितने का किया गया? 5 चीजों का प्रावधान। 5 चीजों का प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है सबसे पहले कि लाभ हानि का बंटवारा, लाभ का बंटवारा। यदि साझेदारी संलेख में लाभ किस अनुपात में बांटा जाए इसका वर्णन नहीं किया गया, कब? याद रखना, संलेख यानी कौन सा? साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। यदि इसमें कुछ नहीं कहा गया तो उस लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, चाहे पूंजी किसी भी व्यक्ति ने ज़्यादा लगाई हो या किसी व्यक्ति ने कम लगाई हो। वहाँ पे अपन जो अगर उसमें डीड में कुछ नहीं कहा गया तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ऐसा प्रावधान है कि सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे उनमें लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा। दूसरी, अगर पूंजी पर ब्याज कहा जाए, पूंजी पर ब्याज, जो पार्टनर्स पूंजी लगाते हैं उस पर ब्याज के मामले में डीड में यानी किसमें? संलेख में कुछ ना, वो जो लेटर लिखा था 100 रुपये का स्टाम्प लिखा गया था, उसमें जो शर्तें लिखी गई थी उसमें जो लिखने से रुक गया यानी वो जो छूट गया या कारणवश हमें याद नहीं आया और वो महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए फिर ये वाला अंतिम मान्य होगा। अंतिम मान्य क्या होगा कि नंबर 1 कि लाभ का बंटवारा, दूसरा पूंजी का, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। चाहे किसी ने 50 लाख की पूंजी लगाई हो, किसी ने 10 लाख पूंजी लगाई हो, लेकिन उस पर अगर वर्णन संलेख में नहीं है, पार्टनरशिप डीड में नहीं है, तो उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक, 2 बातें हो गई। तीसरा जो है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज की चर्चा यदि डीड में नहीं की गई है, संलेख में नहीं की गई है, तो वो भी दे नहीं होगा, यानी पार्टनर्स को ड्राइविंग पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब यदि पार्टनर्स ने लोन दिया है, उस लोन पर डीड में कुछ नहीं कहा गया, पार्टनरशिप डीड में यानी साझेदारी संलेख में कुछ नहीं कहा गया, उस कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये कहा गया है कि उसको 6% ब्याज दिया जाएगा, 6% ब्याज दिया जाएगा। अगला जो है, अगर डीड में सैलरी, पार्टनर्स की जो सैलरी होती है या पार्टनर्स ने कोई एक्स्ट्रा काम किया तो उसके लिए जो कमीशन होती है, उस कमीशन के मामले में अगर कोई चर्चा नहीं की गई तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड में अगर ये बात नहीं कही गई तो उसको कोई किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलेगा, ना ही उसे किसी प्रकार की कमीशन मिलेगी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और भी हैं, क्या दायित्व होते हैं पार्टनर्स के और क्या उत्तरदायित्व होते हैं, है ना, क्या कर्तव्य होते हैं, इन तमाम बातों की उसमें चर्चा की गई है। तो उनको